हे एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स के रिवीजन कर रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स के। और नवंबर मंथ के हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। तो छोटा सा ही लेक्चर ले रहे हैं हमारा, है ना, हार्डली कुछ मिनट्स का ही रहेगा, है ना। तो आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. And we are starting our CSAT course from 1st of March, so do not forget to enroll in that course by logging on to www.thelaymanway.com. इसमें हम 14 मॉड्यूल्स में पूरे कोर्स को कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। रीजनिंग में सारे हम लीनियर अरेंजमेंट्स और जितने भी पजल्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे रेशियोज, प्रॉफिट्स, पीएनसी, है ना। इन सबको डिस्कस करके हर एक टॉपिक के बाद उससे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट करतारपुर कॉरिडोर, है ना। तो बेसिकली गवर्नमेंट रिकन्सिडर कर रही है इसको ओपन करने का, है ना। तो करतारपुर कॉरिडोर क्या है, लेट्स सी। तो ये बेसिकली करतारपुर को कनेक्ट करता है, जो कि पाकिस्तान में है, उसको डेरा बाबा नानक से कनेक्ट करता है, जो कि गुरदासपुर में है ना। तो ये जो स्ट्रेच है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो ब्रिज है, दिस इज़ अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स के अराउंड ये पूरा ब्रिज है। एंड दिस करतारपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रवि, है ना। तो करतारपुर बेसिकली पिलग्रमेज साइट है सिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये कब बना था ये कॉरिडोर, बेसिकली जब 550th एनिवर्सरी थी किसकी, गुरु नानक जी की, जो कि सिखिज़म के फाउंडर थे, है ना। तो तब ये बनाया गया था। अब यहाँ पे वीज़ा फ्री वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी पिलग्रिम्स को इंडिया के, है ना। तो यही था करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, है ना। और ये करतारपुर है कहाँ पे, नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं पोंचमपल्ली विलेज के बारे में बात करते हैं, है ना। तो पोंचमपल्ली विलेज जो है, इसको बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस डिक्लेयर किया गया है। किसने डिक्लेयर किया है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने, है ना। ये इसके थ्रू बेसिकली UNWTO क्या करता है, ऐसे विलेजेस को हाईलाइट करता है जो टूरिज़्म के थ्रू अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। और जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको सेफगार्ड करते हैं, है ना। तो उनको उनको ये टाइटल ये देता है बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का, है ना। इट एम्स टू अवॉर्ड दोज विलेजेस which are outstanding examples of rural destinations and showcase good practices in line with its specified 9 evaluation criteria। तो जो इनके evaluation criteria हैं उनके बेसिस पे ये इसको evaluate करते हैं, है ना। UNWTO की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है, किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, है ना। किसकी ही होगी स्पेशलाइज एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस की होगी, है ना। जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सस्टेनेबल और यूनिवर्सल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, है ना। इस्टेब्लिश को कब किया गया, 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करते हैं अबाउट पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में, है ना। तो ये क्या करेगा, नाम में ही पूरी है तो पूरी को ही ट्रांसफॉर्म करेगा, है ना। तो बेसिकली क्या करेगा, जो पूरी है उसको और अच्छा बनाएगा, है ना। उसको एक अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन देगा ताकि उसको इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज में जगह मिल सके, है ना। उसको एज अ इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज बना पाए, है ना। फंड्स इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी ने बेसिकली दे दिए हैं कि स्कीम के अंदर, अबाधा स्कीम के अंदर। अबाधा स्कीम क्या है, ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये वाली स्कीम है, इसके अंदर पैसा एलोकेट हो चुका है और इसमें हम पूरी लेक और मूसा रिवर को रिवाइव करेंगे, है ना। तो ये है पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो जगन्नाथ टेम्पल कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, 12th सेंचुरी में। किसने किया था, किंग अनंत वर्मन ने, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, इनका पूरा नाम है किंग अनंत वर्मा शोड़ा गंगा देवा। ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। जगन्नाथ टेम्पल को हम वाइट पगोडा भी बोलते हैं, है ना। मेरे को कमेंट करके बताना ब्लैक पगोडा किसको बोलते हैं, है ना। ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं, एक है वाइट पगोडा, वाइट पगोडा तो जगन्नाथ टेम्पल को बोलते हैं, ब्लैक पगोडा किसको बोलते हैं, कमेंट करके बताना, है ना। ये चार धाम का पार्ट है। चार धाम कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ये चार धाम है ना। जहाँ पे रथ यात्रा होती है, आपने देखा होगा, बहुत ही फेमस है, न्यूज़ में भी रहती है ना। 3 रथ्स होते हैं, है ना, इनके जगन्नाथ के और इनके कजिन्स के, है ना, भाई बहन के।
3 रथ होते हैं, वुडन से बने होते हैं शायद, है ना, वुडन रथ्स होते हैं। तो वो बेसिकली रथ यात्रा होती है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं रानी गैदनलियू के बारे में। गैदनलियू, गैदनलियू, रानी गैदनलियू कब का, इनका जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1915 को ये पैदा हुई थी। कहाँ पे? मणिपुर में, ठीक है, लुंगखाओ विलेज, मणिपुर में इनका जन्म हुआ था, है ना। और ये किसको बिलोंग करती थी? रोंगमई नागा ट्राइब को, है ना। बेसिकली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर ने इनका फाउंडेशन स्टोन ले किया है किसका? रानी गैदनलियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम में, है ना। जो ये म्यूजियम है इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया इन्होंने। कौन सा म्यूजियम है? रानी गैदनलियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। तो इन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, है ना। फिर इनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 तब इनको रिलीज़ किया गया, और जवाहरलाल नेहरू ने इनको बोला था डॉटर ऑफ द हिल्स, और इनको टाइटल दिया था रानी या फिर क्वीन का, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने इनका टाइटल दिया था रानी का, जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम इंडिया के। उसके बाद लास्ट देखते हैं हम, इसके बारे में बात करते हैं रामप्पा टेम्पल के बारे में। तो रामप्पा टेम्पल ने बेसिकली यूनेस्को टैग अचीव किया है। कहाँ पे है ये? तेलंगाना सॉरी, वारंगल में है, ठीक है, वारंगल में है ये। कब बना था ये? 2013 एडी में बना था। ककाटिया डायनेस्टी के टाइम, ककाटिया जो एम्पायर थी उसके टाइम बना था। किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था? रेशरला रुद्रा ने, जो कि वहाँ के किंग थे, है ना। जो कि सॉरी किंग नहीं थे, ये जनरल थे, ककाटिया किंग गणपति देवा के, है ना। तो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसमें जो भगवान है उनका नाम क्या है? रमालिंगेश्वरा स्वामी, है ना, जिसको रामप्पा के बिहाफ में, मतलब ही इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स आर्किटेक्ट रामप्पा, है ना। इट इज़ अ मास्टर पीस ऑफ अकातिया आर्किटेक्चर। फाउंडेशन जो है इसका वो सैंडबॉक्स टेक्निक से बना है, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं क्लाइमेट चेंज डिस्क्लोजर लॉज के बारे में बात करते हैं। तो न्यूजीलैंड ने पास किया है क्लाइमेट चेंज डिस्क्लोजर लॉज फॉर फाइनेंशियल फर्म्स इन द वर्ल्ड। तो अभी वहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग बैंक्स, है ना, इंश्योरेंस फर्म्स जो हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट और इससे रिलेटेड फाइनेंस रिलेटेड बैंक्स हैं, उनको क्लाइमेट चेंज का उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, उनके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, उसको बताना पड़ेगा, है ना। उनके लिए उनको रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो क्या करता है on impact of climate change on their business and assesses their own investments, and also evaluate the companies that are lending money to in terms of their environmental impact, and will disclose how they would manage climate related risk and opportunity। तो मतलब climate related जो risk है उनके business पे, वो उनको कैसे basically manage करेंगे, वो उनको बताना है ना। तो ये हो गया अबाउट क्लाइमेट चेंज डिस्क्लोजर लॉज। उसके बाद डेयरी सहकार स्कीम के बारे में बात करते हैं। डेयरी आ गया, तो डेयरी से रिलेटेड होगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें कोऑपरेटिव डेयरी बिजनेसेस जो हैं कंट्री में, उनको हम इनकरेज करेंगे, और इससे हम अपनी विजन जो है कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी, उसको हम रियलाइज़ करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर काम करती है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। तो देखो ये सब ना रटने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपको रटना है, हिस्ट्री में जितना है वो आपको याद रखना है ना। अब एक और आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ आयुष्मान CAPF। तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? होम मिनिस्ट्री एंड हेल्थ मिनिस्ट्री का, है ना, और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। तो इस स्कीम में बेसिकली जो डिपेंडेंट्स हैं किसके? असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, है ना। उसके बाद CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इन सब के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको कवर किया गया है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं हर हर घर दस्तक की बात करते हैं ना। इनको बेसिकली मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी इसमें, है ना। हर घर दस्तक स्कीम के कैंपेन के बारे में बात करते हैं। ये एक इंडिया सेंटर का बेसिकली कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन है। हर घर दस्तक मतलब हर घर पे हम नॉक करके वहाँ पे वैक्सीनेशन देंगे, है ना। डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है ना, हर घर दस्तक, हर घर में हम दस्तक करेंगे, नॉक करेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन एशिया पैसिफिक रीजन रिपोर्ट के बारे में। तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की है किसने? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ने। अब उसमें ये बताया गया कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है वो बेसिकली वर्ल्ड के जितने भी 60% ऑफ द गरीब लोग हैं उनका रीजन है, मतलब वो एशिया पैसिफिक रीजन में रिजाइड करते हैं ना। क्लाइमेट चेंज जो है उनको और ज़्यादा रिस्क पे डाल रहा है, और ज़्यादा वनरेबल बना रहा है उनको, है ना। तो ये एडिशनल थ्रेट है इनको, है ना। एंड द रूरल पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर हैज़ बीन अफेक्टेड। तो जो रूरल पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहती है, एग्रीकल्चर के लिए हमको चाहिए रेंस, है ना, हैवी रेंस।
तो वो इफ़ेक्ट हो रहा है ना, उससे उनका लाइवलीहुड भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये सब इसमें बताया गया है ना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे लेक्चर्स हम लाते रहेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि अब नवंबर का ख़त्म होने के बाद हम फिर पूरा ईयरली रिवीजन करेंगे, है ना, करंट अफेयर्स का, या फिर मंथली करें। बताओ कैसा आपको सूट रहेगा, ईयरली की मंथली, दोनों में ही वी आर कंफर्टेबल। तो मैं सोच रहा हूँ ईयरली देखते हैं कैसा रहेगा, है ना। बाकी डेली MCQs आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।